हेलो गाइस। आज की क्लास में हम लोग को कूलॉम्स लॉ पढ़ना है। पर कूलॉम्स लॉ क्यों पढ़ना है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है किसी रुके हुए चार्ज की स्टडी करना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो वहाँ पर दो क्वेश्चंस उठाए गए थे कि चार्ज क्या होता है और क्या पढ़ना है। तो चार्ज क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब रुके हुए चार्ज के बारे में क्या पढ़ना है ये दूसरा क्वेश्चन था। तो क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा हम लोग आज समझ लेते हैं कि हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि एक चार्ज है जो रुका हुआ है, ये चार्ज क्यू है और ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या क्या पढ़ें। तो अब ये बताओ कि अगर ये चार्ज क्यू है जो रुका हुआ है, इसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो ये चार्ज उस वाले पे फोर्स लगाएगा या फिर वो वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है पहली चीज। तो फोर्स के बारे में पढ़ना है हमें। अब वो फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसको बताने के लिए एक लॉ है हमारे पास, उसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो हमें कूलॉम्स लॉ पढ़ना है पहली चीज। कूलॉम्स लॉ ही हमें यह बताएगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है और किस डायरेक्शन में लगाता है। तो ये पूरी कहानी कूलॉम्स लॉ क्लियर कर देगा। दूसरी चीज, ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेगा, अपना प्रभाव डालेगा चारों तरफ। ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस कैसा होगा, कितना होगा, उसको बताने के लिए दो क्वांटिटीज हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी चार्ज के आसपास जो प्रभाव है, चार्ज का इन्फ्लुएंस है, उसको बताने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है हमें। ठीक है, अब अगर कोई चार्ज, एक से ज़्यादा चार्ज कहीं रखा हुआ है, जैसे एक चार्ज ये है, एक और चार्ज रखा हुआ है, तो उन दोनों चार्जेस को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। या फिर तीन चार्ज अगर रखा हुआ है तो इन तीनों चार्जेस को बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक, तो जो भी सिस्टम ऑफ चार्ज होता है उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका सिंबल होता है U। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की कितनी एनर्जी है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक, अब अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज पास पास रखे होते हैं, इक्वल और अपोजिट, रेस्ट पे है, इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, तब इस सिस्टम ऑफ चार्ज को बोलते हैं, इसको सिस्टम ऑफ चार्ज ये तो बन ही गया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी पढ़ना है। यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये अपने चारों तरफ कितना और कैसा इन्फ्लुएंस बनाएगा, दूसरे चार्जेस पे कितना और कैसा फोर्स लगाएगा, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगली चीज जो है, एक डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, वो चार्जेस को स्टोर करती है। तो उस डिवाइस में जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर होते हैं और रेस्ट पे होते हैं। तो उस डिवाइस के बारे में भी हमें पढ़ना है, जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, उसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल और कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं इसको भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो अभी हम वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे, और आज हमें इसके बारे में पढ़ना है, कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दो चार्ज है, एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज ये है Q2, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है और वो सेपरेशन है R। अब अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तब भी दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे ऐसे। अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तब दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ऐसे। शायद बात आपको समझ में आ रही है। ये जो फोर्स है, जो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये इक्वल और अपोजिट फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अच्छा, नोट करने वाली बात एक और यहां पर ये है, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं। कैसे हैं? स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यानी रुके हुए हैं। स्टैटिक मतलब रुके हुए, और एक पॉइंट पर लोकेटेड है, तो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं ये स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि ये दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, और इसको मैं F से लिख दे रहा हूं, जो यहां पर बनाया गया है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। वही अट्रैक्शन या रिपल्शन कॉमनली इंटरैक्शन कहलाता है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इसके और भी नाम है। इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं या फिर कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। चार्जेस का अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो दोनों के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। एक चार्ज कितना है इस पे ज्यादा मतलब नहीं, अगर एक चार्ज कम है दूसरा चार्ज बहुत ज्यादा है, तब प्रोडक्ट ज्यादा आएगा और उसको इसमें फोर्स भी ज्यादा आएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। अच्छा, इस फोर्स का नाम बताइए क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। और क्या है? कूलम्बिक फोर्स। और क्या है? कोलम्बियन फोर्स। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है चार्जेस के बीच में तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो इतनी बात शायद क्लियर है। अब इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं और उसकी जगह पर इज इक्वल टू साइन लगा दें तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ये K, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक, ये जो के है ना, ये स्मॉल के, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है। एक बार आप शुरू से देख लीजिए अच्छे से। ये जो लॉ है ये क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू static point charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them, and this force acts along the line joining the charges। ये जो फोर्स लगता है ना, ये उसी लाइन के along लगता है जिसके along, या उस लाइन के along लगता है जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ती है। तो ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है, तो फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा। जैसे ये देखिए, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, ये वाला भी, ये जो फोर्स लग रहा है इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इसी लाइन के अलोंग लग रहा है। तो अगर आप लिख रहे हो तो प्रॉपरली इस लॉ को लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two static point charges is directly proportional to product of the charge, inversely proportional to square of the distance between them, and acts along the line joining the charges। Exactly अगर बोर्ड में आपसे पूछा जाए तो यही वर्ड बाय वर्ड आप लिखोगे, ये सारी चीज़ें ऐसे शो करोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब कंबाइंडली लिख दिया गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ऐसा लिख दिया गया, बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन या ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। कोलम्बिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है, या कोलम्बियन फोर्स जो होता है, वो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीट और जेई के लिए, आपको बस ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्ड बाय वर्ड अगर लॉ नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कूलम्ब्स कांस्टेंट की। ये कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, कूलम्ब्स कांस्टेंट जो होता है वो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर ये सिंबल जो यूज किया गया है, ये इसका नाम है एप्सिलॉन, और हर सिंबल किसी न किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये Q लिख दिया, सिंबल का तो नाम है Q, पर ये Q का मतलब क्या होता है? चार्ज। जैसे मैंने ये लिख दिया रो, ये सिंबल का नाम है रो, पर ये रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी। वैसे ही एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ठीक, और ये एप्सिलॉन जो होता है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और उसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसका नाम होता है। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको समझते कैसे हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से आप एक वर्ड में समझ सकते हैं, ये होता है अपोजिशन। अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में अपोजिशन ज़्यादा होगा, या उस मीडियम का अपोजिशन ज़्यादा होगा, उसमें रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम लगेगा। सीधी सी बात, जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा उस मीडियम का अपोजिशन ज़्यादा, यानी वो मीडियम चार्जेस को इंटरैक्ट नहीं करने देगा, चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाने देगा या कम लगाने देगा। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्लियरली अगर ज़्यादा है किसी मीडियम की, तो उस मीडियम में चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स कम लगेगा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा तो अपोजिशन ज़्यादा, यानी मीडियम अपोज करेगा, विरोध करेगा। मीडियम अपने अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा लगने नहीं देगा।
जैसे कि मान लीजिए एक क्लास मान लो, एक क्लास में 2 टीचर पढ़ाते हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर है और एक लीनियंट कूल टीचर है, ठीक है। तो जब स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में रहता है तो सारे बच्चे अपनी जगह पर क्वाइटली बैठ के अटेंटिवली क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल कोई आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तो वो जो टीचर है ना, उसको मीडियम मान लो, उस टीचर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी क्लास में जो बच्चे हैं उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी क्लास आती है तो दूसरी क्लास में जो दूसरा टीचर है, जो लीनियंट है, कूल टीचर है, वो आता है, वो पढ़ाता भी रहता है, तब भी बच्चे बात करते रहते हैं, क्योंकि उस टीचर जो लीनियंट टीचर है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम है। और अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम तो जो बच्चे उसकी क्लास में बैठे हैं वो इंटरेक्ट ज़्यादा करेंगे, वो बातचीत ज़्यादा करेंगे। तो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर ज़्यादा तो चार्जेस के बीच में फोर्स कम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अगर कम तो चार्जेस के बीच में फोर्स ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वैक्यूम की। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहा जाता है। अच्छा, लास्ट में मैंने एयर भी लिख दिया, क्योंकि अभी ये सारे जो चैप्टर्स हैं या लगभग पूरी फिजिक्स में वैक्यूम और एयर को लगभग एक जैसा माना जाता है, होते नहीं है, वैक्यूम और एयर में फ़र्क होता है, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, वैक्यूम या एयर में जो वैक्यूम या एयर की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, सबसे मिनिमम होती है। वैक्यूम या एयर सबसे हल्का मीडियम होता है। जब ये मीडियम सबसे हल्का है तो इसके अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। एक बार फिर से समझिए, वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, ये जो मीडियम है इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मिनिमम होती है, एप्सिलॉन मिनिमम होता है इसका। इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मिनिमम होती है और इसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ध्यान से समझिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं। वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं या एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम की या एयर की सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, सबसे हल्का मीडियम होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम की सबसे कम है तो इसके अंदर रखी हुई जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा या अच्छे से फोर्स लगेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम तो इसके अंदर रखे हुए फोर्स के बीच में, चार्जेस के बीच में फोर्स ज़्यादा। तो फोर्स मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर ही लगता है अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो, ठीक है। तो मिनिमम होती है, सिंबल इसका है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मिनिमम है, ठीक। शायद बात यहाँ तक क्लियर है। अब कूलम्ब, वैक्यूम के लिए कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या हो जाता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन है। कूलम्ब्स कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये वैल्यू आपको हर हाल में फिंगर टिप पे होनी चाहिए। क्या मैंने बोला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यार आराम से बस आप समझते चलो मैं क्या बता रहा हूँ इसमें। कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है? ये वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के लिए है, और ये होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो फॉर वैक्यूम अगर मैं F लिखूं तो F क्या लिखा जा सकता है? F लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, फॉर अदर मीडियम अगर लिखा जाएगा तो फॉर अदर मीडियम आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। क्लियर है? एक बार फिर से, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जिस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा उसके अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा तो फोर्स कम। अब देखो, जनरली हम किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, एक दूसरी क्वांटिटी है उससे हम रिलेट करते हैं, वो क्वांटिटी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल होता है कैपिटल के, और ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या बोला कि हम किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है, क्या है, ये ज़्यादा बात नहीं करते, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है। पहली बात, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसी भी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है कि उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी है। जैसे कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। इसका मतलब ये है कि वाटर का की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 टाइम्स है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम with respect to electrical permittivity of vacuum, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपको रेशियो पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस मीडियम की बात वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी है। यही तो वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 81 होता है। अच्छा, आप बताओ कि अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, किसी मीडियम का ये कैपिटल के है, ध्यान दीजिएगा, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी ज्यादा। सीधी सी बात है, अभी पहले ही बोल दिया गया कि वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सबसे कम होती है, बाकी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उससे ज्यादा ही होती है। ठीक है, सबसे कम वैक्यूम की ही होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी मीडियम का बहुत ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी ज़्यादा होगी। अब बताओ, अगर उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा है यानी मीडियम स्ट्रिक्ट है, अपने अंदर चार्जेस जो रखे हुए हैं उसमें फोर्स ज़्यादा लगने नहीं देगा, यानी फोर्स कम होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी मीडियम का ज़्यादा तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा, तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं उसके बीच में फोर्स कम। अब बताओ, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? अगर एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहां रखनी होगी, तो एयर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ही होती है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा। क्लियर? अब वाटर के लिए पहले ही बोल दिया गया। अच्छा, कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब समझ लो आप पहले क्या होता है, थोड़ा सा सही से बना दे रहा हूँ मैं इसको। इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, देखो, कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर जो मटेरियल है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपने अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स को इंटरेक्ट करने ही नहीं देगा। यानी अगर कंडक्टर्स के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आपने रख दिया तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, उसके अंदर रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगभग 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। सबसे हल्का मीडियम कौन सा होता है? सबसे हल्का मीडियम होता है एयर या वैक्यूम, इसमें कोई भी चार्ज आप रखो अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। सबसे स्ट्रिक्ट मीडियम कौन सा होता है?
सबसे स्ट्रिक्ट मीडियम होता है कंडक्टर या मेटल, उसमें अगर चार्ज आप रखोगे तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, एकदम फोर्स अपने बीच में ज़ीरो लगाएंगे। शायद ये सारी बात आपको क्लियर है। अब देखो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में। यहाँ से कि एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, शायद बात समझ में आ रही है इतनी। अगर वैक्यूम में रखे हुए चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा, अच्छा जनरल आप बताओ, चलो वैक्यूम छोड़ दो आप, जनरल फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक, कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन यूज करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट, हम वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम के लिए फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अदर मीडियम के लिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा बस Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। शायद इतनी बात सारी क्लियर हो रही है आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये सारी चीज़ आपको प्रॉपरली नोट करनी है। जो स्टेटमेंट मैंने कूलम्ब्स लॉ का बताया था उसको एक एक वर्ड मेमोराइज कर लेना है और एज इट इज बुक कॉपी में लिख लेना है उसको। अब अगली देखिए क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे, क्योंकि अभी की क्लास में अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर इस पर क्वेश्चंस भी करना होगा, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी यहीं तक रहते हैं और अगली क्लास में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। फिर कूलम्ब्स लॉ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन ही लगाना नहीं आता आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, कैसे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे, कैसे डायरेक्शन फोर्स की निकालेंगे, कैसे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। तो नेक्स्ट क्लास फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उस क्लास में हम क्वेश्चंस लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और फिर उस पर न्यूमेरिकल्स, अच्छे जो न्यूमेरिकल्स है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।